गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सीओम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कूलम का नियम पढ़े। कूलम का नियम को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब अपने इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है क्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम जानेंगे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में है, काम करता है, और ये है क्या, हमें इसे क्यों पढ़ना है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है इसको समझिए आप। मान लीजिए इस पूरे स्पेस में, निर्वात में कोई आवेश है जिसको हम बोल देते हैं Q। ठीक, अब अगर इसी स्पेस में, इसी निर्वात में कोई दूसरा आवेश आ जा रहा है, मान लीजिए ये Q1। ठीक, तो होगा क्या? इस आवेश के कारण, आ जाने के कारण, ये क्या करने लगेगा? ये एक बल लगाने लगेगा इस दिशा में। ठीक, अब मान लीजिए कोई दूसरा आवेश आ जा रहा है, जो कि हम मान लेते हैं कि ये आ जा रहा है कोई यहाँ पे Q2, इस बिंदु पे। तो अब इस आवेश के कारण ये क्या करने लगेगा? एक बल लगाने लगेगा। किस डायरेक्शन में? तो ये बल लगाने लगेगा नीचे वाले डायरेक्शन में। ठीक, हमें मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं? समान आवेश हैं। तो ये इधर बल लगाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जा रहा है Q3, तो ये क्या करने लगेगा? इस तरफ बल लगाने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ जितने आवेश मौजूद हैं, चाहे वो Q1 हो, चाहे Q2 हो, चाहे Q3 हो, सब पर वो क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है, एक बल का अनुभव कर रहा है। यही नहीं, अगर मान लीजिए हम यहां से यहां तक कहीं और कोई यहाँ पॉइंट डाल दें, यहाँ पे कोई आवेश आ जा रहा है, तो हम देखेंगे कि ये यहां तक भी बल का अनुभव करा पाएगा। तो ऐसा क्यों करा पा रहा है? तो ऐसा इसलिए करा पा रहा है क्योंकि ये उसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में ये पूरे क्षेत्र में क्या कर रहा है? बल लगा पा रहा है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि यहां से 10 किलोमीटर दूर, अगर यहाँ पे ये जो हमने एक आवेश ले रखा है, अगर जो कि क्या है? आवेशित है, चार्ज पार्टिकल है, अगर यहां से हम कोई 10 किलोमीटर दूर आवेश लाते हैं इसी के क्षेत्र में, तो क्या वो वहां पे बल लगाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वहां पे भी वो बल लगाएगा। लेकिन हालांकि ये अलग बात है कि जो वहां पे बल लगेगा वो बल की मात्रा क्या होगा? कम लगेगा। क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था कि बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दूरी के। यानी दूरी के क्या होता है? बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दूरी ज्यादा बढ़ा तो बल कम, और यदि दूरी कम हुआ तो बल ज्यादा। तो अगर हम यहाँ 10 किलोमीटर दूर भी अगर डालते हैं कोई आवेश, तो वहां भी बल का अनुभव किया जाएगा, लेकिन बल की मात्रा जो होगा वो कम होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस बिंदु पे ये बल का अनुभव कर पा रहा है, इस आवेश के कारण ये बल का अनुभव लगा पा रहा है, और इस आवेश के आ जाने के कारण फिर भी बल का अनुभव किया जा रहा है। तो आखिर ये विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र है क्या? इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव किया जाता है। ठीक, तो लिख लेते हैं, जो हम लोग अभी उदाहरण से समझे, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है, उसे वैद्युत
क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन हम लोग क्या देखें कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कैसे, इसी को देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक कोई बिंदु आवेश लिया था Q। अब इसके चारों ओर मान लीजिए ये इसका कोई क्षेत्र है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु आवेश आ जा रहा है तो इसके कारण ये एक बल का अनुभव कर रहा है। अगर कोई आवेश यहाँ पे आ जा रहा है तो ये इसके कारण एक बल का अनुभव कर पा रहा है, बल लगा पा रहा है। तो ये बल जो लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, तो उसका उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये विद्युत क्षेत्र नियम के अनुसार तो अनंत तक लगा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे ये जो विद्युत क्षेत्र है सर ये कहां तक काम करता है, तो कहां तक काम करेगा, ये अनंत तक काम कर सकता है, अनंत तक बल लगा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि हम आर को जीरो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब प्रयोग में देखते हैं, प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र अधिक दूरी के बाद ये अपना प्रभाव कम कर देता है और साथ ही लगभग शून्य के बराबर कर देता है। तो यदि लिखना है तो इसको भी आप लिख लीजिए कि इसमें हम देखते हैं नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र अनंत तक बल लगा सकता है और प्रयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र अधिक दूरी के पश्चात बल शून्य के बराबर लगाता है। तो आप इसमें विशेष चीज ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अनंत तक बल लगा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब हम प्रयोग में देखते हैं कि अगर अधिक दूरी हो जाए तो वहां पे बल कम काम करने लगता है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र काम कहाँ करता है, हमारे डेली लाइफ में हम इसको कहाँ देखते हैं। तो आप देखे होंगे मोबाइल का टावर आप समझ रहे होंगे। जो मोबाइल के टावर आप जो देखते हैं तो उसमें लाइन बना रहता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लगभग 5 लाइन बनी होती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब हम किसी मोबाइल के टावर के पास जाते हैं तो वहां पे वो लाइन पूरा फुल दिखाने लगता है, पूरा 1 से लेकर 5 तक ऐसे लाइनिंग दिखाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पूरा फुल टावर पकड़ रहा है। और वही जब हम किसी और कहीं दूर चले गए तो हम देखते हैं कि वो जो टावर दिखा रहा था, लाइन 5 लाइन दिखा रहा था, अब वो घट के कितना हो गया, 2 या फिर 1 लाइन हो गया। तब हम कहते हैं यहाँ पे सिग्नल वीक है, यहाँ पे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे कोई भी। जैसे मान लीजिए आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे जब टावर आपका पूरा काम कर रहा है, पूरा 5 लाइन, तब आप वीडियो को लगातार अच्छे से देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर सिग्नल वीक है, वहां पे टावर नहीं काम कर रहा है अच्छे से, तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि रुक रुक के देख पा रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, कहीं पे टावर ज्यादा, कहीं पे टावर कम। तो ये कारण है विद्युत क्षेत्र का। क्यों? क्योंकि टावर के पास जब आप मोबाइल को ले गए तो वहां पे विद्युत क्षेत्र में काम करने वाला बल बहुत ही स्ट्रांग था, शक्तिशाली था। लेकिन वही जब आप दूर चले गए तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का जो रेंज है, जो काम करने का बल है, वो क्या है, कम हो जा रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इस रूम की अगर हम बात करें, जिस रूम में अभी मैं हूं, तो क्या इस रूम में भी ये विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम क्या किए कि मोबाइल उठाएं और मोबाइल का टावर देखें। तो उसमें टावर था, मान लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब इस रूम में हम मोबाइल उठाएं और देखें
कि उसमें टावर दिखा रहा है। तो टावर दिखा रहा है यानी क्या मतलब कि वो आवेश है, उसमें चार्ज है, ठीक, आवेशित है। तो हम देख रहे हैं कि ये बल लगा पा रहा है कुछ इतना, ठीक। अब हम दूसरे कमरे में गए, जब दूसरे कमरे में गए तो वहां देखते हैं कि वहां भी वो बल लगा पा रहा है। तो वहां बल लगा रहा है तो हम देख रहे हैं कि वहां पे इसका दुगना बल लगा पा रहा है। कितना? दुगना। ये इतना बल लगा रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बल लगा रहा है। जब हम इसी तरीके से तीसरे कमरे में गए तो वहां जाके देखते हैं ये जो बल है वो हमारा 0 लग रहा है। तो समझिए, इस कमरे में कुछ बल लग रहा है यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। और दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे बल हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इस कमरे में काफी ज्यादा है, ठीक। और जब हम तीसरे कमरे में गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बल लगने वाला है वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। 0 हो जा रहा है यानी वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जा रहा है, 0। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना काम कर रहा है, 0 हो जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बल नहीं लग रहा है और नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो इन चीजों में हम देख पा रहे हैं कि एक क्या है, एक निर्वात में, एक स्पेस में ये वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा गुण है जो कि कोई इसके संपर्क में कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर ये क्या करता है, बल का अनुभव कराता है, ठीक। तो इसका एक डेफिनेशन अगर आपको और लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं कि विद्युत क्षेत्र निर्वात का वह गुण है जिसमें कोई स्थित आवेश उस निर्वात में बल का अनुभव कराते हैं, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये भी एक डेफिनेशन है। वैसे एक ही डेफिनेशन काफी रहेगा आपको, जो पहला डेफिनेशन में लिखवाया था। अब हम देखना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आखिर है कि नहीं है, परीक्षण हम करना चाहते हैं, ठीक। तो परीक्षण करने के लिए हमने क्या लिया, एक कोई आवेश लिया, जैसे क्यू को हम परीक्षण करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया परीक्षण आवेश, ठीक। इसको हमने दे दिया परीक्षण आवेश। अब हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है, तो बल के लिए हम क्या लिए, एफ क्या है, बल। किस पर बल लग रहा है, आवेशों पर, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आवेशों पर लगने वाला बल, या तो वैद्युत क्षेत्र में बल, वैद्युत क्षेत्र में बल, जो वैद्युत क्षेत्र में बल काम कर रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, ठीक। अब तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पे बल हम देख रहे हैं कि जब पहले कमरे में गए थे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम था, तो वैद्युत क्षेत्र कम की होने की वजह से यहाँ पे हम देख रहे थे कम बल लग रहा था। मान लीजिए वो बल 1 न्यूटन का लग रहा था, ठीक। अब जब हम दूसरे कमरे में गए तो वहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा बल लग रहा है, मान लीजिए वहां पे 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तीसरे कमरे में हम जब गए तो वहां देख रहे हैं कि बल तो लग ही नहीं रहा है, मतलब वहां पे एफ यानी 0 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये जो कम और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र का बल लग रहा है, यह वह ताकत जिसके कारण यह बल लग पा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कहीं पे वैद्युत क्षेत्र कितनी तीव्र से काम कर रहा है, अगर कम तीव्र से काम कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कम बल लग रहा है, और वही तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की यदि बढ़ जा रही है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है। तो ये जो ताकत है कम बल लगाने की और ज्यादा बल लगाने की, इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे एक नया टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हम डिनोट करते हैं ई से, ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब जो बातें हम लोग अभी जाने, हम उसको अब अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है वहां पे बल ज्यादा लग पा रहा है, और जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है वहां पे बल कम लग पा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये बल जो है ये समानुपाती है किसके, ई के। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक। दूसरी चीज, हम आवेश किसका परीक्षण कर रहे थे, इस आवेश का।
कि इस पे देखना चाह रहे थे कि इस पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, तो अब आप समझिए, क्या ये बल सबके लिए एक जैसा है? नहीं। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास कोई पदार्थ है, ये कुछ आवेश है, मान लीजिए जिसके पास 1 कूलम है, तो 1 कूलम में बल लगने वाला, और ये एक दूसरा पदार्थ है और इसमें मान लीजिए 2 कूलम का आवेश है, तो क्या ये 1 कूलम, ये 2 कूलम अलग अलग राशियां हो गई, तो क्या सबके लिए समान बल लगेगा? नहीं, समान बल नहीं लगेगा। ये 1 कूलम आवेश है इसमें, तो इसमें लगने वाला बल कम लगेगा, और ये जो 2 कूलम आवेश है ये वाले पदार्थ में, इसमें बल ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो बल है ये समानुपाती होगा किसके? Q के। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब इन्हीं दोनों बातों को हम एक साथ लिख लेते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती किसके? EQ के। अब हम क्या करेंगे कि इस साइन को हम हटाना चाहेंगे, तो हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नियतांक चाहिए। तो नियतांक के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं K, और यहाँ पे क्या हो गया? EQ। ये इतना बना। ठीक, अब यहाँ पे K क्या हम लिए हैं? ये क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। ठीक, अब इसे हमें हटाना है। अब क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए अब जैसे कि हमें अब सबको यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट इकाई बनाना पड़ेगा। कैसे? अब जैसे अगर हमें E को बचाना है, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E को बचाना है तो क्या करेंगे? F, ये Q नीचे आ जाएगा, Q, और ये K। तो इसको जब हमें 1 बनाना है तो हमें ये इसको 1 यूनिट यानी 1 यूनिट वैद्युत क्षेत्र की 1 यूनिट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और 1 यूनिट का डिफिनेशन हम इस तरीके से बनाते हैं कि अगर किसी एक एकांक आवेश पर अगर इतना बल लग जाए कि जो बल 1 न्यूटन के बराबर हो, हम क्या कह रहे हैं समझिए, हम ये कह रहे हैं अगर एक एकांक आवेश किसी वस्तु में, यदि एकांक आवेश में यदि वैद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है वो 1 न्यूटन बल के बराबर लग रहा है, तो वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा 1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। कहने का मतलब ये है कि जब ये K तो ऐसे ही रहेगा, जब ये 1 न्यूटन हो गया यानी 1, और ये Q भी जब 1 हो गया, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है? इस E के, जो E भी क्या बन जाएगा? 1, यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 1 इकाई वैद्युत क्षेत्र। A भी हो गया 1। तो जब सब 1 हो गया तो K बराबर कितना हो गया? K बराबर हो गया 1। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला क्या बना? E = F/Q। ये हमारा बन गया फार्मूला। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा के हम इधर लिख देते हैं। तो हमारा जो बना फार्मूला वो क्या बना? E बराबर F/Q। K को हमने 1 बना दिया। ठीक, और इसी को जब आप चेंज करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? EQ। ठीक, चाहे आप ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे याद कर लें। ठीक, तो ये था हमारा क्या? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, तो यहीं पे अब आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन लिखिए यहीं पे, जिसको मैं मिटा रहा हूं। अब यहां तक नोट करिएगा कॉपी में। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं। ठीक, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो E होगा वो किसके बराबर होगा, Q और F के। ठीक, अरे सॉरी, अभी तो हम लोग डेरिवेशन किए थे, F बराबर Q E, तो E बराबर कितना, F अपॉन Q। ठीक, ये जो फार्मूला है। अब यहां भी ये बोला जा रहा है कि एकांक परीक्षण यानी इसकी इकाई कितनी मानी जा रही है, 1 मानी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि Q को हम जब 1 मान लेंगे तो ये जो E है, वैद्युत क्षेत्र पे जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब हम Q को 1 मान लेंगे। ठीक, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन। Q को हम 1 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एकांक परीक्षण कर रहे हैं, यानी Q की वैल्यू को हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक, तब ये अगर यदि 1 हो जाएगा तो ये E बराबर किसके हो जाएगा, F के हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट। अब देखिए, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी इसमें क्या होगा, दिशा भी होगा, यानी डायरेक्शन भी मौजूद होगा। तो इसी चीज को हम सदिश राशि में कैसे लिखते हैं, E ऊपर लगा देंगे सदिश का स्वरूप यानी वेक्टर बराबर बल भी एक सदिश राशि है, तो बल के ऊपर भी क्या लगा देंगे, वेक्टर। ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी मात्रक का और बीमा का। कभी कभी एक आध नंबर में पूछ लेता है। वैद्युत क्षेत्र की इकाई या मात्रक, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक E बराबर कितना, F अपॉन Q। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलाम को हम C से दिखाते हैं, तो इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बीमा की बात करते हैं, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बीमा की बात कर रहे हैं। E की बीमा कैसे निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। F यानी बल का बीमा कितना होता है, mLT माइनस 2, और कूलाम का बीमा होता है AT। T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। तो इसका बीमा कितना हो जाएगा, M जो है वैसे ही रहेगा mLT -2, ये ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये A ये भी जाके क्या बना देगा, A का पावर -1। तो ये बन गया किसका, E की बीमा। ठीक, तो अब यहीं पे हम अगला एक डेरिवेशन पढ़ेंगे जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक, उसका हम फार्मूला जानेंगे। हम दरअसल यहाँ पे जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र का है ये स्रोत क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि वैद्युत क्षेत्र जो बल लग रहा है उसका स्रोत क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, स्रोत आवेश क्या है। तो स्रोत आवेश हम पहले जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में ही पढ़ लिए थे कि जो स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र पे बल लगता है। उस स्रोत आवेश के चारों ओर
जो वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है उसमें जब कोई उसके संपर्क में जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उनपे एक बल काम करता है। ठीक, तो डेरिवेशन है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई। ठीक, कभी कभार ये एग्जाम में इस तरीके से लिख के नहीं ऐसे पूछ लेता है कि स्रोत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में आप संबंध बताइए। ठीक, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक स्रोत आवेश लेंगे Q को हमने लिया एक स्रोत आवेश। ठीक, अब हमें पता करना है कि आवेश है वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एक लेना पड़ेगा परीक्षण आवेश। ये ले लिया हमने एक परीक्षण आवेश। ठीक, अब एक पॉइंट पे हम दे रहे हैं कि ये है स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज। ठीक, इसके कारण किसी दूसरे जब कोई दूसरा आवेश इसके संपर्क में आ रहा है, इसके वैद्युत क्षेत्र में आ रहा है, तो ये क्या कर पा रहा है, एक बल अनुभव कर पा रहा है। मान लीजिए ये यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, r। ठीक, तो ये F बराबर कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा, F बराबर कितना हो जाएगा, QE। ठीक, F बराबर QE। और अब एक कूलम के नियम के अनुसार एक फार्मूला हम लोग और देखे हैं, क्या देखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे एक स्रोत आवेश दूसरा परीक्षण आवेश, तो ये हो जाएगा Q/R का स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग देखे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे दो हमें मिल गया F का, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा QE। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q क्या है, परीक्षण आवेश, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R का स्क्वायर। इस साइड Q और इस साइड Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E यानी E बराबर कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। ये बना हमारा एक फार्मूला। ये फार्मूला कब हम यूज करेंगे, जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होगी, किसमें, न्यूमेरिकल में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग दो फार्मूले देखे, कौन कौन सा, एक तो ये वाला देखा कि जब कभी हमें सोर्स चार्ज यानी स्रोत चार्ज दिया हो और उसकी दूरी भी दिया हो, तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। ठीक, और एक दूसरा फार्मूला हम लोग देखे कि जब E बराबर F/Q, कि जब हमें कोई परीक्षण आवेश दिया हो और उस पे लगने वाला बल की मात्रा दिया हो, तो वहां से भी हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां पे जैसा यूज होगा, अगर वहां पे इस तरीके से अगर निकल रहा है तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। अगर वहां पे कुछ ऐसा गिवन दिया हुआ है जहां पे हमें बल और आवेश दिया है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब भी निकाल पाएंगे इस फार्मूले का यूज करके। तो हमें दो फार्मूले इसमें यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन से, जो हमें याद रखने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। जब डेरिवेशन में पूछा जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो हम ये वाला डेरिवेशन करेंगे। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, अगर इतना केवल लिख के आता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या बताएंगे, तब उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाला फार्मूला बता देंगे। ठीक, तो ये था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आ गया है, फिर भी अब अच्छे से इसको आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि अब मैं आपसे इतना पढ़ाने के बाद ये पूछ रहा हूं, क्या वास्तव में वैद्युत क्षेत्र है, क्या वास्तव में वैद्युत क्षेत्र हमारे आसपास मौजूद है, ये काम करता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, ये सत्य है, वैद्युत क्षेत्र एक तत्व है, ये एक सत्य है कि ये हमारे आसपास मौजूद है। अब कैसे मौजूद है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
एक कहानी के माध्यम से। मान लीजिए एक गुफा है, ये गुफा के दरवाजे, गुफा का जो एंट्रेंस है, जो सामने का दरवाजा है, उसके पास एक मकड़ी ने अपना पूरा, यानी मकड़ी यानी स्पाइडर, खराब कर दे पूरा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिस्टर्बेंस, कुछ लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, आते हैं हम अपने वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे कि क्या ये वैद्युत क्षेत्र वास्तव में है, ये मौजूद है। तो इसका आंसर क्या है कि ये सत्य है, वैद्युत क्षेत्र वास्तव में होता है। इसको हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई गुफा है और गुफा के सामने एक मकड़ी ने पूरा जाल बिछा के रखा है। अब कोई जाल पूरा पूरा बिछा के रखा है और उस जाल के किसी हिस्से में जाके वो मकड़ी बैठ गई और जब कोई उड़ता हुआ एक कीड़ा आया और उस जाल से जब टकराया तो जाल में जाके फंस जाता है। जाल में जाके जब वो कीड़ा फंस गया तो मकड़ी के पास मैसेज गया, संदेश पहुंचा कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई कीड़ा प्रवेश कर चुका है। अब वो क्या करेगी कि वो उस जाल के माध्यम से बल लगाएगी और बल लगा के उस कीड़े को अपनी तरफ खींच लेगी और दबोच लेगी। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए दो चीज हमें समझ में आया। जो जाल है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और जो स्पाइडर यानी मकड़ी है वो क्या है, वो स्रोत आवेश है। तो यहाँ पे जाल का हम दो काम कर रहे हैं कि वो पहला काम तो ये किया कि मकड़ी को मैसेज पहुंचाया कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई कीड़ा आ गया है। ठीक, दूसरा काम ये हुआ कि उसी जाल की मदद से वो उस मकड़ी ने क्या किया, उसको कीड़े को अपनी तरफ खींचा। मकड़ी खुद उठ के नहीं गई कीड़े को पकड़ने, उसने उसको ऑर्डर दिया जाल को कि जाओ उस कीड़े को पकड़ के ले आओ, और उस जाल को सिकुड़ा के वो अपने पास खींच के ले आती है। जब वो खींच के अपने पास ले आ रही है तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक बल काम कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से एक स्रोत चार्ज जो कि एक मकड़ी के समान है, बैठा हुआ है और अपने चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र फैला के रखा है जाल की तरह। और जब कोई उसके क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र, उसके क्षेत्र में कि दूसरा आवेश आ चुका है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश प्रवेश कर चुका है, तो यदि वो आवेश समान हुआ तब तो उसको क्या करेगा, लेकिन अगर वो आवेश, आने वाला आवेश विपरीत हुआ तो क्या करेगा, बल लगा के अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो ये आपको कहानी समझ में आया होगा। ठीक, तो इसी टाइप से अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने कहानी बता दिया, तो कहानी से हम ये मान लें कि वैद्युत क्षेत्र काम करता है? नहीं। तो चलिए हम इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा विज्ञान ये कहता है कि हमें हर चीज का प्रैक्टिकल चाहिए। ठीक, अगर ये हमारे पास कोई वस्तु है तो यदि अगर ये इसमें हम कोई मोशन करा दे, गति करा दे, तो हम कहेंगे कि ये वास्तव में घटना हो रही है, ये इस पे कोई बल काम कर रहा है, ये गति कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर यही हम कहें कि अभी एक भूत आएगा और इसको हिला के जाएगा, तो देखते हैं कि ये नहीं हिला, तो इसका मतलब भूत क्या हो गया, वो काल्पनिक हो गया, वो यहाँ पे हमारी विज्ञान फेल हो गई, ये इस पे कोई बल काम नहीं किया। ठीक, तो सेम इसी टाइप से आप समझिए, जब मोबाइल का टावर देखते हैं कि जब फोन बजता है तो मोबाइल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप कहेंगे कि मोबाइल में तो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा रहता है जरूर, लेकिन जो उसको वाइब्रेट करने पे मजबूर कर रहा है, जो बल लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है, वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, जिसकी वजह से वो आवाज करना स्टार्ट करता है। ठीक, जैसे वो नेटवर्क यानी जो टावर लगा हुआ है वो अपने चारों तरफ क्या हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र फैला के रखा हुआ है, और जैसे उसके संपर्क में कोई दूसरा आवेश आता है, जैसे कि मोबाइल का जब कोई चार्ज पार्टिकल आया उसके संपर्क में, तो वो तुरंत उसको सिग्नल भेजा, और सिग्नल भेजने का कारण इस मोबाइल में जो टावर आपका पकड़ रहा है वहां पे एक बल काम किया, और उस बल ने क्या किया, मोबाइल में जो घंटी है उस घंटी को बजाया, और जैसे ही वो घंटी बजी आपका मोबाइल हिलना स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि आपका मोबाइल हिला, तो आप कहेंगे जरूर, इसमें एक्शन हुआ, ये हिला। तो ये जो हिला, ये बल लगाने का जो काम किया, ये टोटल और टोटल किसके कारण हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो आशा करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को कृपया दोबारा देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करें, और मैं आपको, हो सकता है आपको समाधान देने में सक्षम हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले